मुल्क में बर्ड फ्लू का दायरा हर गुजरते दिन के साथ वसी होता जा रहा है। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। 8 नमूनों की जांच के बाद दिल्ली में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। मयूर विहार और संजय झील से ये नमूने लिए गए थे। जांच के लिए इन नमूनों को जालंधर भेजा गया था। वहीं महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। परभनी, रत्नागिरी, थाने, बीड़ और कोंकण के दपौली इलाके में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। परभनी जिले के मुरुम्बा गांव में मुर्गियों को तल्फ करने की हिदायत दी गई है। मुरुम्बा और आसपास के गांव में मुर्गियों की खरीदो फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। सभी पोल्ट्री फार्म्स की जांच की जा रही है। उधर मुंबई में 3 कौवों, थाने में 15 बगलों, बीड़ में 11 कौवों और कोंकण के दपौली में 6 परिंदों की मौत हुई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं। वसीम अंसारी, अब तक कई रियासतों में बर्ड फ्लू का खतरा था, अब महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिसका जिक्र कुछ देर पहले मैंने भी किया, इसके अलावा भी क्या कुछ कहीं रिपोर्ट्स आ रही हैं? देखिए, जिस तरह से बर्ड फ्लू का कहर पूरे देश भर में देखा जा रहा है, महाराष्ट्र में इससे बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले भी देखा गया था कि महाराष्ट्र के सीएम ने इस बात को लेकर काफी गंभीरता दिखाई थी और यही वजह है कि जैसे ही बर्ड फ्लू के मामले बढ़ने से पहले ही पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार अलर्ट नजर आ रही है। महाराष्ट्र के सभी जिलों के लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है जो वॉच करेगी कि किस तरह से इस बर्ड फ्लू का कहर लोगों तक पहुंचता है, किस तरह से बचाया जाए, इसकी उपाय योजना की जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि आज शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे ने बाकायदा सभी विभाग के अधिकारियों के मुलाकात करने के लिए बैठक बुलाई है। इसमें जो पशुवर्धन मंत्री है सुनील केदार, वो भी होंगे। कुछ देर पहले वो नागपुर से निकले हैं और वो वर्षा बंगलो में पहुंचेंगे और ये बैठक होगी। इस बैठक के अंदर जिस तरह से महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का कहर, अभी कुछ दिनों पहले तक इसका असर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन महज कुछ दिनों में परभनी, बीड़ या मुंबई थाने के आसपास के कई इलाकों में इस तरह की चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और इसी वजह से कई उपाय योजना बनाने की प्रयास कर रही है, जिसमें कि अगर बर्ड फ्लू की वजह से अगर जो इस व्यवसाय पर असर पड़ता है उसके लिए किस तरह से योजना बनाना है, या फिर जो बर्ड फ्लू के अभी जैसे परभनी में जिस तरह से बर्ड फ्लू का कहर हुआ, वहाँ पे कई जो मुर्गियां हैं, पोल्ट्री फार्म है, उसे किस तरह से सुरक्षित किया जाए, वहाँ के आसपास के परिसर में रहने वाले जो गांव खेड़े के लोग हैं उन्हें किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इसकी एक पूरी उपाय योजना बनाई जाएगी। और हर जिले के अंदर एक जिस तरह से अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और जो भी पोल्ट्री फार्म पे जाता है इस तरह की जांच करने के लिए उन्हें पीपी किट तक दिए जाएंगे। इस तरह की पूरी योजनाएं बनाने की तैयारियों में साफ तौर पे सरकार दिखाई दे रही है और इसे लेकर महा सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और आने वाले दिनों में किस इस तरह से रोका जा सके इस पूरे बर्ड फ्लू को, इस पर पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। जी। जब इस तरह के कहर होते हैं और इस तरह की वबा सामने आती है तो लोगों में डर और खौफ का आलम भी देखने को मिलता है। लोग पैनिक ना करें, इस हवाले से इंतजामिया ने कुछ एडवाइजरी या अहकाम जारी किए हैं। अगर मुंबई के लोगों की बात करें, क्योंकि बर्ड फ्लू की वजह से चिकन के हवाले से भी खदशा लाहक हो जाता है, तो इस हवाले से कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, कुछ देर पहले ही जो पशुवर्धन मंत्री है सुनील केदार ने, उन्होंने साफ तौर पे नागपुर में इस बात की पुष्टि की और उन्होंने साफ कहा कि इसे लेकर अफवाह नहीं फैला जाए। अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। जिस तरह से इस पूरे व्यवसाय को लेकर कहीं ना कहीं जो पोल्ट्री फार्म के मालिक है वो परेशान नजर आ रहे हैं और लोगों में भी असमंजस की स्थिति बनी है, क्या अंडे या चिकन खाना या नहीं खाना, इसे लेकर भी किस तरह से लोगों में अफवाह फैल रही है। तो इसे रोकने के लिए भी सरकार ने पूरी तरह से नियोजन कर रखा है और साफ तौर पर लोगों से हिदायत करें, अगर आप अंडे या चिकन खाते भी हैं तो उसे पूरी तरह से पकाएं, क्योंकि जब कोई भी ऐसे पदार्थ जब पूरी तरह से पकते हैं तो इसमें जो विषाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, बिल्कुल इस हवाले से अब देखना ही होगा कि आज शाम जब मीटिंग महाराष्ट्र सरकार की होने वाली है तो क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। बेहद शुक्रिया वसीम, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। कर्नाटक से एक अहम खबर है। कर्नाटक में नाफिज किए गए गौकुशी पर पाबंदी के ऑर्डिनेंस की किसान तंजीमों ने मुखालिफत की है और बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने का फैसला लिया है। बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य आर सिंह के तहत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने इजलास में हिस्सा लिया और गौकुशी पर पाबंदी के नए बिल, जिसे अब ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज किया गया है, इसका जायजा लिया। साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने कहा कि बीफ पर पाबंदी एक जमात या मजहब का मसला नहीं बल्कि रियासत के आवाम का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस गोपाल गौड़ा ने इंसदाद गौकुशी बिल
को दस्तूर हिंद के खिलाफ करार दिया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ कर्नाटक में किसानों के एहतजाज की क़यादत कर रहे आर सिंह के सदर कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने कहा कि रियासत के तमाम किसान इस कानून के खिलाफ हैं। देखिए, पिछले 1 महीने से मैं जो कह रहा था, आज हकीकत सामने आई है। अब मेरी दरख्वास्त ये है कि भाई अब जब किसान जब निकले हैं, उन किसानों का साथ जो है हर गांव-गांव में हम लोगों को देना है। ये सिर्फ ये कुरैश जमात का मसला नहीं है, सिर्फ कोई एक जमात का मसला नहीं है, ये पूरे कर्नाटक के 6.5 करोड़ अवाम का मसला है, 4.5 करोड़ किसानों का मसला है, रैयतों का मसला है। अगर रैयत जिंदा है तो हम जिंदा हैं, अगर रैयत मरा तो हम भी मर जाते हैं। खाना देने वाला उसके एहसानात बहुत है। तो आज रैयत जो है पहली बार इस मसले को लेकर मैदान में जब उतरे हैं, हमारा काम है हम पूरी तरह से मैदान में उतरे और उनका साथ दें। It is unconstitutional, it is contrary to Article 48, contrary to the fundamental rights of the citizens of this country, and it runs contrary to the Principal Act enacted by the Parliament way back in 1960. The ordinance is from traceable to entry 17 of List 3 of 7th Schedule, which is not in conformity with the human rights of the people of the country, particularly the fundamental rights and Article 48. Karnataka government cow-shelter bill and convert to Januar means cattle bill, totally opposing the Karnataka farmers. This is a unconstitutional law and anti-farmer law and anti-people law. करने के लिए रुख कर लेते हैं बेंगलुरु का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं रऊफ अहमद हल्लूर। रऊफ अहमद हल्लूर, हमने देखा था कि जब गौकुशी पर ऑर्डिनेंस लाया गया उस वक्त मिली और समाजी तंजीमों की तरफ से मुखालिफत की जाती थी, लेकिन अब किसान भी मुखालिफत कर रहे हैं, आखिर वजह क्या? जी देखिए, शहर बेंगलुरु में एक इंतहाई अहम इजलास किसानों की जानिब से मुनक्कद किया गया था। कर्नाटका राज्य रैत संघ ने ये फैसला लिया है कि वो गौकुशी पर पाबंदी के ऑर्डिनेंस की शिद्दत के साथ मुखालिफत करेंगे, सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे। हमने सुना कोडिहल्ली चंद्रशेखर का बयान। कोडिहल्ली चंद्रशेखर एक मजबूत, एक बड़े किसान के लीडर हैं और इन्होंने कई मर्तबा जो है हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया है। कोडिहल्ली चंद्रशेखर जो इस वक्त किसानों के एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लेकर यह ऐलान किया कि वो इस बिल के खिलाफ, गौकुशी पर पाबंदी के बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे और पूरे किसानों को मुत्तहिद करते हुए एक एहतजाज करेंगे और यह एहतजाज आने वाले दिनों में तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगा। एक इंतहाई अहम इजलास हम कह सकते हैं। अब तक जो यानी कि चंद दिन पहले जैसा कि ऑर्डिनेंस पास हुआ, उसके बाद जो है सबसे पहले कुरैश बिरादरी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, मिली तंजीमों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अब जो है किसान जो है इस बिल के असरात कह रहे हैं कि इस बिल के बुरे असरात उन पर होने वाले हैं। उनका जानवर कौन खरीदेगा, कैसे फरोख्त होगा, ये तमाम चीजें को लेकर जो है इस इजलास में बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई। किस तरह किसानों को इससे नुकसान हो सकता है, किस तरह किसानों की मईशत को धक्का पहुंच सकता है, ये तमाम बातों पर गौर खौस करने के बाद ये फैसला लिया गया है किसानों की जानिब से, कर्नाटका रैत संघ की जानिब से, कि वो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। और बिल्कुल, और ये सरकार के लिए चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि किसानों की तरफ से अगर इस तरह का इंतबाह दिया जाए तो चुनौतियां सरकार के लिए बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। अदाकार अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल को एनसीबी ने एक बार फिर तलब किया है। आज इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ड्रग केस में इन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया है। इससे कबल भी एनसीबी ने कोमल रामपाल को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हो सकी थी। इससे कबल अर्जुन रामपाल को भी 2 मरतबा एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। गुज़िश्ता साल नवंबर में एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के मुंबई के घर पर छापा मारा था, जहां एजेंसी को एनडीपीएस एक्ट के तहत ममनुआ दवाएं मिली थी। अदाकार अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल को
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एक बार फिर से तलब किया है। आज इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ड्रग केस में इन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि अर्जुन रामपाल से भी इस हवाले से पूछताछ हो चुकी है। प्रशांत पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी, क्या कोमल रामपाल एनसीबी दफ्तर पहुंच गई या फिर पहुंचेंगी? ये बिल्कुल देखिए, कोमल रामपाल जो है अगले 1 घंटे पहले जो है एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और पूछताछ का दायरा वही होगा। जिस तरह से अर्जुन रामपाल ने ये बात स्पष्ट की थी, जब उनसे पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया तो ये बताया था कि उनके घर पे जो मेडिसिन मिले हैं, जो बैन मेडिसिन हैं और जिसका प्रिस्क्रिप्शन जो है दिल्ली के किसी डॉक्टर ने दिया था, तो उन्होंने अपने सिस्टर का नाम दिया था। उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ जो है हमने अपने सिस्टर के लिए लिया था और जिसके चलते आज उनके सिस्टर को पहले तलब किया गया था तो उस वक्त उन्होंने समय मांग लिया था कोई पर्सनल रीजन देकर के, लेकिन आज जो है एनसीबी दफ्तर में पहुंच चुकी हैं। अब ये एनसीबी के अधिकारी पूछताछ का दायरा बढ़ाएंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर जो दवाइयाँ अर्जुन रामपाल के घर से मिली हैं, जो बैन दवाइयाँ हैं, वो क्या ये इस्तेमाल करती थी तो किसके कहने पे करती थी, कौन वो डॉक्टर है और ये लेने के पीछे वजह क्या है। तो तमाम चीजें हैं जो आज एनसीबी के अधिकारी जो है कोमल रामपाल से पूछताछ करेंगे और देखना ये होगा कि उनका जो जवाब मिलता है, क्योंकि हमने अमूमन देखा इस मामले में कि जो जवाब मिलता है उससे संतुष्ट एनसीबी नहीं होती है तो उनका कार्रवाई का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। पहले आपसे सवाल जवाब किया जाएगा, उसके बाद अगर आप सवाल के सही जवाब नहीं देते हैं तो आगे की कार्रवाई यानी डिटेन और गिरफ्तारी की जो पहल है वो एनसीबी अधिकारियों की तरफ से की जाती है। तो बहरहाल आज हमें देखना होगा कि कोमल क्या कुछ जवाब देते हैं और एनसीबी क्या उनके जवाबों से संतुष्ट होती है। मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे के ऊपर वक्त बीत चुके हैं जब कोमल यहाँ पर एनसीबी दफ्तर पहुंची और उनसे पूछताछ का जो प्रक्रिया है वो एनसीबी दफ्तर में जारी है। जी, तो इस वक्त एनसीबी दफ्तर में कोमल से पूछताछ जारी है और 1 घंटे हो चुके हैं तकरीबन उनसे पूछताछ जारी है। आगे भी इनसे पूछताछ होगी। इस हवाले से अपडेट देने के लिए बेहद शुक्रिया प्रशांत पांडे।